श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम विद्रोही कविता का भावार्थ स्पष्ट करेंगे और प्रतिपाद्य कवि ने किसी विद्रोही कहा है, इसकी चर्चा सदृष्टांत कीजिए, इसके बारे में भी अभ्यास करेंगे। पहले रूपरेखा, प्रस्तावना और काव्य का भावार्थ के बारे में अभ्यास करते हैं। प्रस्तावना के बारे में ध्यान से चुनें। विद्रोही काव्य हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रख्यात कविता है। कवि ने वृक्ष एवं एक छोटे से बीज को विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोहियों के संपूर्ण जीवन, आत्मबल एवं सेवापरायणता तथा परोपकार जैसे गुणों का चित्रण किया है। जिस प्रकार वृक्ष नष्ट होकर भी फिर से पनप उठते हैं, उसकी शाखाओं को काटने पर वह अधिक हरी भरी होकर पुनः फैलती है तथा सदाकाल और समय के थपेड़ों को लपटकर मार्ग में जाते हुए पथिकों को अपनी शीतल छाँव देता है, फल और फूलों देता है। और उसी प्रकार विद्रोही की काल और समय से लड़कर अपने कर्मों के द्वारा देशवासियों का कल्याण करता है। तो यहाँ विद्रोही काव्यों में जो माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रख्यात जो प्रसिद्ध कवि है, कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज को ध्यान में रखकर विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोहियों से जो संपूर्ण जीवन और आत्मबल एवं सेवा में परायणता तथा परोपकार जैसे गुणों का चित्रण भी किया है। यहाँ वृक्ष का उदाहरण देकर उसकी शाखाओं को काटने से अधिक हरी भरी होकर पुनः फैलती है तथा सदाकाल और समय के थपेड़ों को ध्यान में रखकर मार्ग में जाते हुए पथिकों को भी शीतल छाया देता है, फल और फूल देता है। और उसी प्रकार विद्रोही की काल और समय से लड़कर अपने कर्मों के द्वारा देशवासियों का भी कल्याण कराता है। इस तरह विद्रोही काव्यों में वर्णन किया है। काव्य का भावार्थ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविताओं का प्रधान विषय राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। अंग्रेज राज के प्रति उनका संघर्ष एवं विद्रोही प्रसिद्ध है। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रभक्त के रूप में सामने आते हैं, क्रांतिकारी कवि के रूप में भी सामने आते हैं। उनकी कविताओं का जो प्रधान विषय है वो राष्ट्रीयता और देश प्रेम के ध्यान में रखकर बोली जाती है। और अंग्रेज राज के प्रति उसका जो संघर्ष एवं विद्रोही है वो भी प्रसिद्ध है। यह स्वयं विद्रोही थे और अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के फलस्वरूप जेल की कठोर यातनाएं भी सही थी, जिसका चित्रण उसकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला में हुआ है। तो यहाँ कवि स्वयं विद्रोही थे ऐसा बताया है और अंग्रेज शासन के विरुद्ध वो विद्रोही करने के फलस्वरूप उन्होंने जेल यात्रा भी सहनी पड़ी थी। और जिसका चित्रण इस प्रसिद्ध कविता में कैदी और कोकिला में हुआ है। और प्रस्तुत काव्य विद्रोही में चतुर्वेदी की विद्रोही विचार धारा से निष्पन्न हुआ है। और कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज को प्रतीक बनाकर अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई थी और प्रतिकारीय स्वाधीनता संग्राम के विद्रोही जननेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। तो यहाँ प्रस्तुत काव्य जो विद्रोही काव्य है उसमें चतुर्वेदी जी ने विद्रोही का विचारधारा से निष्पन्न हुआ है और कवि ने एक वृक्ष के जरिए, एक छोटे से बीज के जरिए प्रतीक बनाकर अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली रूप से या ढंग से प्रस्तुत भी किया है। और इस कविता में अंग्रेज शासनकाल में जो लिखी गई थी और प्रतिकारीय स्वाधीनता संग्राम के विद्रोही जननेताओं का श्रद्धांजलि भी दी गई थी। और इसके बाद संसार की नश्वरता का परिचय। काव्य के पूर्वार्ध की प्रारंभिक पंक्तियों में सर्वप्रथम संसार की नश्वरता का परिचय दिया है। कवि कहते हैं कि काल की गर्त में बड़े बड़े नगर, राजसत्ताएं, वीर योद्धाएं आदि लुप्त हो गए हैं। बड़े बड़े महल एवं मंदिर भी
ध्वस्त हो चुके हैं। बड़े बड़ों की हस्तियाँ भी मिट चुकी है। इस धरती का ऐसा चमत्कार है कि इसमें सब समा जाते हैं। तो यहाँ काव्य का जो पूर्वार्ध और प्रारंभिक पंक्तियाँ में जो सर्वप्रथम संसार की जो नश्वरता का बारे में जो परिचय दिया है कवि ने, और काल के गर्भ में जो बड़े बड़े नगर है, राजसत्ताएँ हैं और वीर योद्धाएँ आदि लुप्त हो गए हैं, देखने को मिलते ही नहीं। बड़े बड़े महल एवं मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं। बड़े बड़े हस्तियाँ भी मिट चुकी है। इस धरती का ऐसा चमत्कार भी नहीं देखा। और नगर गढ़ गए, महल गड़े, किले बिन मीनारे, मंदिर मस्जिद गिरजे, सब भी भू में धसी दीवारें। तो यहाँ यह बताया है कवि ने कि पृथ्वी पर सब नाशवंत है और मानव के शव की ही नहीं बल्कि देवताओं की मूर्तियों भी भूमि में समा गई है। और कवि के प्रखर शब्दों में कहता है कि इस भूमि पर वही टिक पाता है जो विनम्र है और परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है, जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड से मत होते हैं। धरती उन्हें अपने में मिला देती है और अर्थात वे सब मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। कवि इस बात को चुनौती भरे स्वर में इस प्रकार से कहता है। तो यहाँ शक्तिहीन जो हुआ कि वैठा भू पर आसन मारे, खा जाते हैं उसको मिट्टी के ढेले हथियारे। तो यहाँ जो नाशवंत पृथ्वी पर जब नाशवंत शरीर के बारे में बताया है, मानव के शव के इस देवताओं की जो वो भी एक भूमि में समा गए हैं और देवताओं की लाशें भी समा गई है। कवि प्रखर शब्दों में कहता है कि भूमि पर वही टिक पाता है जो एक विनम्र व्यक्ति हो और परिवर्तनशील व्यक्ति हो और गत्यात्मक रूप में हो, और जो सत्ता, पद और प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड में मत होते हैं, और उसे तो धरती उन्हें अपने में मिला देती है। अर्थात ये सब मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ चुनौती भरे स्वर में भी कवि ने कहा है कि शक्तिहीन जो हुआ कि बैठा भू पर आसन मारे, खा जाते हैं उसका मिट्टी के ढेले हथियारे। तो यहाँ गुलामी की पीड़ा। कवि शाश्वत एवं नश्वर के मुख्य कारणों के वर्णन के बाद गुलाम भारत में नई जवानी और जोश भरने का स्वर प्रबल करता है। कवि को इस बात की पीड़ा है कि हमारा देश गुलाम है। वह मातृभूमि का गौरवगान करते हुए कहता है कि जो वीर है, त्यागी है, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने को तत्पर होते हैं, मातृभूमि उसी की होती है। धरती उसके लिए माता के समान है, किंतु जो विलास वैभव में डूबा हुआ है, मातृभूमि उसकी नहीं होती। ऐसे लोगों के हाथों से शासन भी चला जाता है। इनके महल दुश्मनों के हाथों ध्वस्त हो जाते हैं और वे केवल अतीत की निशानी बनकर रह जाते हैं। आने वाली पीढ़ी केवल इन भग्नावशेषों को देखती रहती है। कवि इस बात का प्रभाव प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि बड़े बड़े महलों के महारब के पत्थर नर्मदा नदी और आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के रूप में लगे हुए हैं। नर्मदा तट पर ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। पर्यटक आज इसे देखकर अपने आप को धन्य समझते हैं, पुण्यशाली मानते हैं। वहाँ का समस्त वैभव एवं भव्यता आज समाप्त हो चुके हैं। कवि अफसोस जताते हुए इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त भी करते हैं। तो यहाँ कवि ने शाश्वत एवं नश्वर जो शरीर के बारे में वर्णन किया है कि जब आप हमारे भारत गुलाम में जो जवानी और जोश भरने का जो स्वर प्रबल करता है, तो कवि ने इस बात को पीड़ा के रूप में सहन किया है। हमारा देश गुलाम है तो वह मातृभूमि का गौरवगान करते हुए कहता भी है कि जो वीर पुरुष, जो त्यागी है, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने को जो तत्पर होते हैं, वही एक निडर युवक माना जाता है और वीर पुरुष माना जाता है कि मातृभूमि उसी को होती है, उसी की होती है और धरती उसके लिए माता के समान है। किंतु जो विलास वैभव में डूबा हुआ है वो मातृभूमि उसकी नहीं होती।
ऐसे लोगों के हाथों में शासन भी चला जाता है। इनके महल दुश्मनों के हाथों ध्वस्त हो जाता है और केवल अतीत की निशानी बनकर रह जाते हैं। आने वाली पीढ़ी भी केवल इन भग्नावशेषों के देखती रहती है। तो कवि ने इस बात को प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ कहते भी है कि भाई बड़े बड़े महलों, महाराब के पत्थर नर्मदा नदी और आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के रूप में भी लगे हुए हैं। और नर्मदा तट पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। तो यहाँ कवि ने जो एक व्यक्ति की बात की गई है विद्रोही कविता में, कविता का भावार्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम विद्रोही कविता का भावार्थ भाग 1 के बारे में अभ्यास किया है। कल हम विद्रोही कविता भावार्थ भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।